महारथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडियन आईक्यू इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो बस आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अभी इस वीडियो को पॉज करके एक कॉपी एक पेन लेकर आइए, उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू करिए, क्योंकि मैंने खुद भी सारे चीज़ बुलेट पॉइंट्स मैंने लिख कर लाए हुए हैं ताकि कोई भी चीज़ मैं यहाँ पर छोड़ूँ ना। ये वीडियो स्ट्रेटजी वीडियो का आप लोग बहुत वेट कर रहे थे। ग्रुप भी जब भी ओपन करता था आप लोगों के ये मैसेज आ जाते थे, तो इसमें एक एक चीज़ हम लोग बहुत तसल्ली से डिस्कस करेंगे। मैं समझ सकता हूँ कि FCI एग्ज़ाम बहुत सारे लोग पहली बार अभी यहाँ पर अपीयर होने जा रहे हैं AG3 का, और प्रीलिम्स मैक्सिमम बच्चों का अच्छा हुआ है। अब जो है सभी लोग मेंस की तैयारी में जुटे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस टाइम पे कन्फ्यूजन है कि कैसे पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको किसी से कांटेक्ट नहीं है कि जिसने प्रीवियस ईयर में पेपर दिया हुआ था, कैसा लेवल था, क्या था, तो हर चीज़ यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। याद होगा आपको जब प्रीलिम्स का स्ट्रेटजी वीडियो मैंने बनाया था, वहाँ पर मैंने एक चीज़ बार बार रिपीट किया था आप लोगों को कि प्रीलिम्स का लेवल IBPS क्लरिकल से ईजी ही रहता है। मैं बार बार ये चीज़ बोलता था कि प्रीलिम्स का लेवल IBPS क्लरिकल से या तो ईजी या उसके बराबर रहेगा, कभी भी आपको डिफ़िकल्ट देखने को नहीं मिलेगा। और सारे शिफ्ट हुए, लगभग सभी शिफ्ट में आपने देखा कि जो पेपर का लेवल है क्लरिकल से भी थोड़ा सा कम ही था। बहुत सारे सेंटर पे जाकर भी मैंने बच्चों से रिव्यू लिए, सबका यही कहना है कि बिल्कुल क्लरिकल या उससे कम लेवल का था। तो प्रीलिम्स तो अब हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि मेंस की। प्रीलिम्स से मेंस कितना डिफरेंट है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक एक सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, किसको कहाँ तक कवर करना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस तरीके से आप इसको तैयार करेंगे। ठीक है, तो आप पेन और कॉपी लेकर और साथ में बैठ जाइए। सबसे पहले मेंस के लेवल की बात करेंगे। एक दो पेपर होता है, एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है। ठीक है, दोनों पेपर आपका सेम डे कंडक्ट कराया जाएगा। पेपर 1 में क्या होगा, आपका फिर से रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स और GK का टेस्ट लिया जाएगा वहाँ पर। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले FCI मैनेजर का भी पेपर हुआ है। जिस दिन IBPS AFO का पेपर था उसी दिन मैनेजर का भी पेपर था। अगर आप लोगों ने मैनेजर का पेपर थोड़ा सा फीडबैक लिया होगा किसी स्टूडेंट से, कुछ एनालिसिस किए होंगे, तो आपको पता भी चला होगा कि मेंस और प्रीलिम्स दोनों में कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले अपना माइंडसेट ये बना लीजिए कि प्रीलिम्स के लिए जो भी आपने जितना कुछ किया, अब उससे थोड़ा सा ज़्यादा करने की ज़रूरत है। AFO का भी एग्ज़ाम ओवर हो गया है, अब इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप करते रहेंगे। दिन में 1 आध घंटा निकाल के बाकी टाइम करना क्या है, तो बाकी टाइम FCI AG3 का प्रिपरेशन करना है। थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर दूसरों से लीड लेना है तो मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा भी है कि कुछ बच्चों ने FCI के लिए IBPS AFO एग्ज़ाम अपीयर ही नहीं किया था। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो सेलेक्ट नहीं हुए थे, तो उस वजह से शुरुआत से ही FCI के प्रिपरेशन में लग गए थे। तो उन सब से भी अगर आपको लीड लेना है तो सही स्ट्रेटजी का पता होना बहुत ज़रूरी है। एक एक करके डिस्कस करिए। पहले डिस्कस करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग का जो लेवल है, ध्यान रखिएगा, मेंस में अब जो कोडिंग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए आप डायरेक्शन डिस्टेंस सॉल्व कर रहे हैं, तो डायरेक्शन डिस्टेंस में भी जो कोडेड टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसको जरूर देखिए। ब्लड रिलेशन सॉल्व कर रहे हैं तो ब्लड रिलेशन में भी जो कोडेड टाइप के क्वेश्चन है उसको जरूर देखिएगा। इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी में भी जो कोडेड टाइप के क्वेश्चन है उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, और पजल हो चाहे सिटिंग अरेंजमेंट हो, जो IBPS क्लरिकल का मेंस लेवल में आता है उतने लेवल का आप जरूर प्रिपेयर करके रखिएगा। क्योंकि आप अगर IBPS क्लरिकल के मेंस एग्जाम में अपीयर होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ पर भी कोडेड टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप बिल्कुल भी, आपको शॉक नहीं होना है कि अगर आपने कोडेड टाइप ब्लड रिलेशन देख लिया या डायरेक्शन डिस्टेंस देख लिया, इनके लिए आपको पहले से रेडी होकर जाना है। उस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल भी उसको इग्नोर नहीं करिए। ये नहीं कि ये हो सकता है कि PO के मेंस में आता होगा, क्लरिकल के मेंस में आता होगा, ऐसा नहीं है। क्लरिकल के मेंस में भी कोडेड टाइप ऑफ ब्लड रिलेशन, कोडेड टाइप ऑफ डायरेक्शन डिस्टेंस, ये सब आता है। IBPS एग्जाम कंडक्ट करा रहा है FCI का, तो वो वहाँ भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, पहली बात तो ये। पजल और सिटिंग, इसको आप छोड़ नहीं सकते इस एग्ज़ाम में। इस एग्ज़ाम में आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको मैक्सिमम मार्क्स लाना है। मेंस में सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना है, आपको मैक्सिमम मार्क्स भी लाना है। तो पजल और सिटिंग जो है इसको आप बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं। इसको ज़्यादा नहीं, डेली एक एक पजल भी, एक एक सिटिंग भी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो एग्ज़ाम तक आप 25-30 पजल सिटिंग आप आराम से कर लोगे। तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक एक ही करिए ना, दिन में एक पजल और एक सिटिंग कर लीजिए, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। रैंडम कहीं से भी कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। बस देखिएगा कि बहुत ज़्यादा टफ लेवल पे नहीं जाए
और बहुत ज़्यादा इजी भी सॉल्व ना करें, ठीक है। मतलब प्रीलिम्स लेवल क्लरिकल प्रीलिम्स अब नहीं सॉल्व करना है और ना ही आपको पीओ मेंस सॉल्व करना है, तो थोड़ा सा उसका बजट बनाकर चलिए। दूसरी बात, अगर हम मैथ्स की बात करें तो अभी जो मैनेजर का पेपर हुआ है, अगर आपने एनालिसिस देखा हो, बच्चों से बात किया हो, तो आपको पता चलेगा कि मैनेजर के पेपर में स्पीड मैथ्स से क्वेश्चन ही नहीं आया, ठीक है। स्पीड मैथ्स से क्वेश्चन नहीं आया, जबकि आप स्पीड मैथ्स के भरोसे बैठते हैं। तो अपने आप को तैयार रखिएगा कि देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है, डीआई है, जहाँ से आप मैक्सिमम मार्क्स को उठा सकते हैं। तो डीआई जो है, अब हाइब्रिड टाइप का जो डीआई है उसको भी अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। डीआई कोई बहुत मुश्किल नहीं आएगा। जब आप एएफओ प्रीलिम्स का जो लेवल है, यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर प्रीलिम्स का जो लेवल है, उस लेवल से तो कम ही आपको देखने को मिलेगा डीआई। अगर उस लेवल का डीआई आप बना देते हैं तो ये डीआई आप आराम से कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत टफ डीआई सॉल्व करना, नहीं, कैलकुलेशन इजी ही रहेगा। थोड़ा सा लैंग्वेज बढ़ा सकता है, तो आपको दिमाग लगाने पे मजबूर कर सकता है, और कुछ नहीं करेगा। हाइब्रिड दे देगा, दो आपको डायग्राम दे देंगे, दो फिगर दे देंगे, उससे आपको क्वेश्चन पूछ देंगे, ठीक है। तो मैथ्स के लिए स्पीड मैथ्स तो करना ही करना है। अब जैसे नंबर सीरीज आप कर रहे हैं, तो नंबर सीरीज में भी ध्यान रखिएगा कि जैसे मिसिंग नंबर आप कर रहे हैं, रॉन्ग नंबर सीरीज भी कीजिएगा, क्योंकि मेंस एग्जाम है तो इसमें रॉन्ग नंबर सीरीज को आप मिस नहीं कर सकते हैं। इनइक्वालिटी है, चाहे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चाहे आपका सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन, इसको छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि मैनेजर में नहीं पूछा गया तो उसमें भी नहीं पूछा जाएगा, छोड़ना तो नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन अरिथमेटिक पे भी फोकस करना है कि अगर 6-7 हम सोचते हैं, अगर मान लीजिए 10-12-15 भी अरिथमेटिक आ जाए तो संभाल सके। अब अरिथमेटिक क्या है ना, कि अरिथमेटिक से डर लगना स्वाभाविक है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें कुछ चैप्टर्स होते हैं जो आसान होते हैं, जिनका अगर आप कोई वीडियो लेक्चर वगैरह देख लेते हैं तो आप इजीली उसको कर पाते हैं। जैसे कि रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, वैसे ही प्रॉफिट लॉस हो गया। ये सब कुछ ऐसे टॉपिक है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर कर ले तो इजीली सॉल्व कर पाएंगे। टाइम एंड वर्क हो गया, ये सब चीज़ें ईजी होती है, लेकिन वही है कि आपको बस कहीं ना कहीं से अच्छे से इसको पढ़ना होगा, उसके नोट्स बनाने होंगे, थोड़ा सा 1-2 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अच्छा हाँ, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के चक्कर में मत पड़िएगा कि हम लगे पड़े हैं वो करने के लिए। आपके क्लास में जितना करा दिया गया, आप चाहे कहीं से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर किसी चैनल को ही उठाकर आपने मान लीजिए कि प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, तो जितने क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे ना, सिर्फ उतना ही करिएगा। खास करके हमारे, अगर आप FCI कोर्स में हैं, जितने क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे ना क्लास में, जितने भी लेक्चर में करा दिए गए हैं, आपको उसी को बस बार बार प्रैक्टिस कर लेना है। बहुत ज़्यादा इधर उधर प्रैक्टिस करने के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि बहुत टिपिकल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जैसा क्लास में कराया जाए, कहीं पे भी आप पढ़ रहे हो, क्लास में जैसा कराया जाए उसको बार बार पढ़िए, ठीक है, उसको बस बार बार पढ़ते रहिए। इसके बाद अरिथमेटिक को आपको थोड़ा सा वेटेज दे के चलना है मेंस में, इसको इग्नोर नहीं करना है, इस चीज़ का पूरा ख्याल रखिएगा। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश का लेवल जैसा प्रीलिम्स में था वैसे ही मेंस में आपको भी देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं हुआ। ये सब चीज़ें मैं प्रीवियस ईयर का जो लेवल रहा है उसके बेसिस पे भी, दूसरा अभी FCI का जो मैनेजर वगैरह का एग्जाम चल रहा है उन सब के बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। इंग्लिश जो है आप इजीली कर पाएंगे, अगर प्रीलिम्स का इंग्लिश आपने किया है तो मेंस का भी कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा कुछ आपको लेवल का अंतर देखने को नहीं मिलेगा, आप इजीली कर पाएंगे। तो जैसे आपका इंग्लिश का जो स्ट्रेटेजी चल रहा है दूसरे एग्जाम के लिए, उसी को फॉलो करते रहिए। ग्रामर के रूल्स को टिप पर रखिए, वोकेबलरी का जितना भी आप अपना स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, जितने भी वोकेबलरी को आप अपने खुद के डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं उसको करिए। इसके अलावा जहाँ से भी आप सेट्स वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हैं आप उसको कीजिए, ठीक है। अब आइए जीके की बात करते हैं। तो जीके का लेवल थोड़ा सा आपको अपग्रेड करना है, क्योंकि साफ लिखा हुआ था कि प्रीलिम्स में 8 तक का जीके आपसे पूछा जाएगा, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, कोई भी हो, 8th लेवल तक का पूछा जाएगा। लेकिन मेंस में साफ ये लिखा हुआ है कि आपसे 10th लेवल तक का सवाल किया जाएगा। तो अब जो है लेवल आपको थोड़ा सा बढ़ा देना। ध्यान रखिएगा, पॉलिटी नहीं पढ़ना है, पॉलिटी से क्वेश्चन नहीं आएगा, उसको आप सीधा सीधा हटा दीजिए। पॉलिटी नहीं पढ़ना है, प्रीलिम्स में भी पॉलिटी देखने को नहीं मिला है, तो आप पॉलिटी को बिल्कुल छोड़ दीजिए। हिस्ट्री पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है। हिस्ट्री में आपका एंशिएंट हिस्ट्री होता है, मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री, 3 तरह के क्लासिफिकेशन किए हुए हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री में जब आप उठाते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, तो आप इंडस वैली सिविलाइजेशन से होते हुए फिर आप बुद्धिज़्म, जैनिज़्म करते हुए आप वैदिक पीरियड पे पहुंचिए, वहाँ से फिर मौर्यन पढ़िए, जितने महाजनपद थे वो पढ़िए, और आपका गुप्ता एम्पायर तक होते हुए आपका एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाता है। फिर वैसे ही अगर आप मेडाइवल हिस्ट्री में आते हैं तो दिल्ली सल्तनत अच्छे से पढ़ लीजिए, और दिल्ली सल्तनत के बाद जो है आपका मुगल, ये दोनों है इंपॉर्टेंट आपका मेडाइवल हिस्ट्री का, उसका मेडाइवल हिस्ट्री आपका खत्म हो गया। फिर उसके बाद
1857 से लेकर 1947 का जो पीरियड है ये आपका क्या हो जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री का पीरियड हो जाता है। इसको आपको अच्छे से कर लेना है तो आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी बुक हिस्ट्री का आप उठाएंगे तो 100-150 पेज के अंदर आपका हिस्ट्री समेट दिया जाता है, उसमें आप आराम से अपना हिस्ट्री कवर हो जाएगा। पॉलिटी बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ज्योग्राफी थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, खास करके इंडियन ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस करिएगा। 10th लेवल तक इंडियन ज्योग्राफी अच्छे से आता है। इसमें जितने रिवर हैं, जितने लेक्स हैं इंडिया में, जितने माउंटेन पिक हैं, इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखिएगा। जितने भी आपको वर्ल्ड लेवल पे ग्रासलैंड वगैरह है इंपॉर्टेंट, उसको पढ़ लीजिएगा। वोल्केनो है, जो प्लानिटरी सिस्टम है, इन सब चीज़ों को पढ़िएगा। ज्योग्राफी में ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में 2 पार्ट होता है, एक मैक्रो इकोनॉमिक होता है, एक माइक्रो इकोनॉमिक होता है। तो इकोनॉमिक का भी आपको कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा कहीं भी मतलब नोट्स वगैरह नहीं होगा, आराम से ईजिली उसको कर पाएंगे। कहाँ से पढ़ना है वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे, वो मैं बता दूंगा, पर अभी मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना है। तो हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। साइंस आपको 10th लेवल तक करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो साइंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, साइंस बिल्कुल करिएगा। मतलब आप ये मान कर चलिए कि 7, 8, 10 क्वेश्चन तो आपको 6, 7, 8 क्वेश्चन तो आपको मिनिमम साइंस का देखने को मिल ही जाता है। कंप्यूटर से भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। तो कंप्यूटर भी आपका जनरल अवेयरनेस का ही पार्ट है, उसको इग्नोर नहीं करना है, कंप्यूटर भी पढ़ लेना है। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस में एक करंट अफेयर्स है। तो करंट अफेयर्स में आपको सिर्फ 2 या 3 महीने का करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना है, इससे पुराना करंट अफेयर्स नहीं प्रिपेयर करना है। प्रीलिम्स में भी पिछले आपसे 2-3 महीने का ही सवाल पूछा गया था, और अभी जो मैनेजर का एग्जाम हुआ है वहाँ पर भी 2 महीने के अंदर का ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो करंट अफेयर्स अभी नहीं करना है, एग्जाम से 10 दिन पहले आप कर लीजिएगा आराम से। पिछले 2 महीने से लेकर 3 महीने तक का करंट अफेयर्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। जनरल अवेयरनेस का आपका यही स्ट्रैटेजी रहेगा। इतना अगर आप कर लेते हैं तो डिसेंट स्कोर आपको जनरल अवेयरनेस में हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे कि कुछ मिसलेनियस पोर्शंस भी होते हैं। मिसलेनियस पोर्शंस कहने का मतलब है कि जैसे आपसे हाईएस्ट टॉलेस्ट टाइप का चीज़ पूछ लेता है, ठीक है, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, इस तरीके का कुछ पूछ लेगा, फर्स्ट मैन, फर्स्ट वुमेन, इस तरीके से कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। बाकी रिवर, लेक, माउंटेन, इन सब तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। एयरपोर्ट ऑफ इंडिया, इनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये सब बेसिकली कहने को मिसलेनियस होता है, पर होता ज्योग्राफी का ही पार्ट है। तो वहाँ इन सब चीज़ों को थोड़ा अच्छे से, जो जितने टेबल्स वगैरह दिए रहते हैं उनको अच्छे से आप लोग रिवाइज करिएगा। अब हम लोग बात करेंगे पेपर 2 की। पेपर 2 में खास करके यहाँ बोटनी, जूलॉजी की बात करेंगे। अगर कोई रेयरली कोई स्टूडेंट फिजिक्स केमिस्ट्री का भी होगा, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री का भी आप उससे रिलेट करिएगा। जो लेवल मैं यहाँ बता रहा हूँ बोटनी जूलॉजी का, वही लेवल आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का रहेगा। बोटनी है, जूलॉजी है और एग्रीकल्चर है। तो सबसे पहले तो हम लोग एग्रीकल्चर की बात करेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर में ज़्यादा कुछ पढ़ने को है नहीं, तो ईजिली आप इसको कवर अप भी कर सकते हैं। अभी मैनेजर का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें भी जाकर देखेंगे, उसमें भी एग्रीकल्चर के क्वेश्चन मतलब बहुत ही कम ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे कि क्वेश्चन उठा के आपसे पूछे गए हैं, तो ये आप बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। तो पहले हम लोग एग्रीकल्चर से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो स्टैटिक पोर्शन कहा जा रहा है, जिसमें कि आपको कुछ डेटा से रिलेटेड भी वो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अभी मैनेजर के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो खास करके सीरियल्स और पल्सेस से रिलेटेड जितने भी करंट में जो डेटा चल रहे हैं उसको पढ़ लीजिएगा। अभी मैंने IBPS AFO के लिए इसी चैनल पे करंट अफेयर्स का वीडियो एक पूरा सीरीज चलाया था। तो वहाँ पर जो सीरियल्स और पल्सेस से रिलेटेड डेटा वाला जो टॉपिक है उसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। मैं एक बार एक और वीडियो बनाने की भी कोशिश करूँगा जहाँ पर मैं इससे रिलेटेड जितने करंट के डेटा हैं उसको मैं कवर करा दूँ, तो वो तो आप सबसे पहले कर लीजिएगा। दूसरा, सीरियल्स और पल्सेस का, जितने भी सीरियल्स और पल्सेस हैं उनके पैकेज ऑफ प्रैक्टिस को कवर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सीरियल्स और पल्सेस में ही FCI मेनली डील करते हैं, तो उनको आपको प्रिपेयर करना है अच्छे से। इसके बाद इंटोमोलॉजी और प्लांट प्रोटेक्शन इनके सिलेबस में है। तो प्लांट प्रोटेक्शन में आपका पैथोलॉजी कवर हो जाता है। अब पैथोलॉजी जो है ना, उसका अप्रोच थोड़ा सा ऐसे रखिएगा कि AFO की जब तैयारी आप करते हैं तो वहाँ सिर्फ पैथोलॉजी आप पढ़ते हैं, यानी टेक्निकल चीज़ें स्टडी करते हैं, साइंटिफिक नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको साइंटिफिक भी जाना पड़ेगा। यानी पैथोलॉजी में जो आपका साइंटिफिक पार्ट है, यानी जो माइक्रोबायोलॉजी वाला पार्ट है, जहाँ पर आप फंगस के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ पर आप बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ पर आप वायरस के बारे में पढ़ते हैं, इन सब चीज़ों के प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ते हैं, तो उसको भी थोड़ा सा आप लेकर चलेंगे, उसको इग्नोर नहीं करिएगा। क्योंकि
पिछले के पिछले साल, मतलब इससे पिछले के पिछले वाले एफसीआई वाले एग्जाम में आपने देखा होगा कि काफ़ी साइंटिफिक क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है एग्रीकल्चर में, उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। दूसरी बात, जो अभी मैनेजर का पेपर हुआ है उसमें इंटोमोलॉजी में उन्होंने सेरिकल्चर से भी क्वेश्चन पूछा है, सिल्क वर्म के डिजीज से भी क्वेश्चन पूछा है। तो इसका मतलब कि आपको इंटोमोलॉजी में सेरिकल्चर भी पढ़ना है और एपीकल्चर भी पढ़ना है, ठीक है। प्लांट प्रोटेक्शन में आपको जो आपका पैथोलॉजी है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ ही साथ प्लांट प्रोटेक्शन के जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी भी स्टडी करिएगा, स्टोरेज इक्विपमेंट्स भी हैं उनकी भी स्टडी करिएगा। पूसा बिन से क्वेश्चन पूछा गया है, तो स्टोरेज इक्विपमेंट्स जो हैं उनका भी आपको स्टडी करना है। स्टोरेज कंडीशन कैसे होने चाहिए, ये सब चीज़ें भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा जितने इंसेक्टिसाइड्स हैं, जो पेस्टिसाइड्स हैं, फंजीसाइड है, इन सब का भी स्टडी करना है, इसको बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड की फंजीसाइड की भी स्टडी आपको करना है। इसके साथ साथ जितने इंपॉर्टेंट वेक्टर्स हैं, ठीक है, वेक्टर्स हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, उसको भी आपको पढ़ना है। प्लस जो सेकेंडरी पेस्ट वगैरह हैं इनसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको भी आपको तैयार करना है। इसके बाद बात करें तो स्टोरेज वगैरह का हो गया। चलिए, आपको एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स भी प्रिपेयर करना है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स बहुत ही बेसिक लेवल का करना है, बहुत डीप अंदर जाकर नहीं करना है, बहुत डीप आपसे डेप्थ में जाकर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ये हो गया आपका एग्रीकल्चर का स्ट्रेटेजी, यही रहेगा। इससे ज़्यादा आपको एग्रीकल्चर में कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेन बात आता है बोटनी और जूलॉजी का। कोई भी जान पहचान के आपके स्टूडेंट हो, दोस्त हो, भाई हो, कोई भी हो, उनसे बात करिएगा। पिछली बार जो बोटनी जूलॉजी का क्वेश्चन आया था, आउट ऑफ द बॉक्स पेपर था, बहुत टफ पेपर था ऑनेस्टली। तो उसमें बच्चों की मतलब हालत ख़राब हो गई थी बेसिकली क्वेश्चन करने में। आज भी जब वो लोग फ़ोन करते तो यही कहते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा था कि ये पूछा क्या है, किस लेवल का पूछा है। हुआ ये था कि पहली बार आईबीपीएस ने एग्ज़ाम कंडक्ट करा था, उससे पहले एसएससी उसको कंडक्ट कराता था, आईबीपीएस नहीं कराता था। तो उनके पूछने का स्टैंडर्ड एक अलग था। वो लोग थोड़ा सा 10th लेवल का भी मिक्स कर देते थे बोटनी जूलॉजी में। पिछली बार जो पेपर आया उसमें उन्होंने बोटनी जूलॉजी का स्टैंडर्ड काफ़ी हाई रखा, मतलब कि 12th या कह लीजिए कि 12th से भी ऊपर का लेवल उन्होंने मेंटेन करके रखा था। तो इसमें वहाँ पर लीड किसको मिल गया था, जिन बच्चों का बोटनी जूलॉजी थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, जो पढ़े हुए थे, अपने 12th के टाइम अच्छे से पढ़े हुए थे, तो वो लोग वहाँ पर थोड़ा सा लीड ले गए थे। और जिनका बोटनी जूलॉजी स्ट्रॉन्ग नहीं था, वो सिर्फ 10th लेवल का पढ़ के चले गए थे, तो उनके साथ वहाँ पर शॉकिंग सिचुएशन हो गया था। तो ये गलती अब आपको नहीं करना है। जब पहले से पता है कि पेपर का लेवल, वैसे भी मेंस एग्जाम है ना, और बोटनी जूलॉजी आपके सिलेबस में है, तो जब पता है कि पहले ऐसा लेवल पूछा गया है, हाई लेवल का क्वेश्चन आया है, तो आपको उस लेवल पर ही जाकर प्रिपेयर करना है। 10th लेवल पे बोटनी जूलॉजी अगर आप प्रिपेयर करके जा रहे हैं तो इस चीज़ को अभी से छोड़ दीजिए, क्योंकि ना ही इससे पहले ना ही उसके पहले 10th लेवल तक पे तो आया ही नहीं था। जब एसएससी भी कंडक्ट कराता था तब भी आपने देखा था कि 12th लेवल तक आता था। पिछली बार जब आईबीपीएस ने कराया तो लेवल थोड़ा सा और अपग्रेड कर दिया। तो आपको जो है, जो प्रिपरेशन अपना करना है 12th या उससे थोड़ा सा हाई लेवल पर जाकर करना है। बोटनी जूलॉजी यहाँ सबसे बड़ा खेल करने वाला है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जिसने अपना बोटनी जूलॉजी पे पकड़ बना लिया उसका ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। मेन फैक्टर यही है। रीजनिंग हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, सब बच्चे लगभग वही प्रिपेयर करेंगे। जीके में भी ठीक ठाक प्रिपरेशन कर लेंगे। बोटनी जूलॉजी मेन डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि आप इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट होने वाले हैं कि नहीं। सिर्फ एक स्टेज बचा है, ना कोई इंटरव्यू है ना ही कुछ। आपको सिर्फ एक मेंस है, एक रिटन एग्ज़ाम है। जी जान लगा दीजिए, सामने 1 महीने कोई दूसरा ऐसा एग्ज़ाम नहीं आने वाला है, 1-1.5 महीने। तो आप जो है इस पीरियड में 1-1.5 महीने में अपना जितना लगा सकते हैं उतना लगा दीजिए, जी जान लगा दीजिए, क्योंकि सिर्फ एक पेपर है, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। ये मैंने स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लिया। अब हम लोग जो है बात करेंगे इसको करा कैसे जाए, कहाँ से पढ़ा जाए, कैसे किया जाए। तो देखिए, रीजनिंग हो, अच्छा दो उसमें बात करूँगा। 2 कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे। आपको पता है कि 2 दिन के बाद हमारा एफसीआई का मेंस का भी कोर्स लॉन्च होने वाला है। उसमें हम ब्रह्मास्त्र भी लॉन्च करेंगे, कंप्लीट कोर्स भी लॉन्च करेंगे। तो 2 कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे। एक होंगे जो सीधा कोर्स ले लेंगे और फिर निश्चिंत हो जाएंगे, और दूसरे में उनकी भी बात करूंगा जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, दोनों की बात की जाएगी। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि 2 दिन के बाद हम लोग जो कोर्स लॉन्च करने वाले हैं मेंस का, उसमें क्या होगा, सब कुछ होगा। उसमें आपको स्टडी मटेरियल होगा,
सारे ही चीज़ का जीके हो, चाहे आपका बोटनी हो, जूलॉजी हो, एग्रीकल्चर हो, सबका स्टडी मटेरियल होगा। प्लस आपको प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट दे दिया जाएगा, प्लस रीजनिंग है, इंग्लिश है, मैथ्स है, इन सब का आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। तो ये तो उसकी बात हो गई कि कोर्स का हो गया। इसके अलावा 2 और ऑप्शन रहेंगे। एक आपका ब्रह्मास्त्र ई बुक लॉन्च होने वाला है बोटनी, जूलॉजी और एग्रीकल्चर का। उसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा? एक तो आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, आई मीन जो बोटनी, जूलॉजी और एग्रीकल्चर आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए उसका डिटेल स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इसके साथ आपको रिवीजन नोट्स मिल जाएगा कि जब आप मॉक देने जा रहे हैं या एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप सिर्फ रिवीजन नोट्स पढ़ के चले जाएं उस टाइम पे, ठीक है। और इसके अलावा आपको प्रैक्टिस करने के लिए ढेर सारा बोटनी, जूलॉजी, एग्रीकल्चर का उसमें क्वेश्चन मिल जाएगा। ये हो जाएगा ब्रह्मास्त्र बुक में। तो जो बच्चे कंप्लीट लेना चाहेंगे वो कंप्लीट ले लेंगे, जो ब्रह्मास्त्र लेना चाहेंगे वो ब्रह्मास्त्र ले लेंगे। इसके अलावा एक और ब्रह्मास्त्र रिलीज होगा, किसका? वो ई बुक होगा जीके का, जिसमें कि जीके का सिलेबस जो भी मेंशन है आपके नोटिफिकेशन में वो सारा कवर किया जाएगा इसमें। इसके साथ 2 चीज़ और फ्री होगा इस ब्रह्मास्त्र ई बुक के साथ। क्या फ्री होगा? एक तो टेस्ट सीरीज फ्री होगा, जो आपका सेक्शनल टेस्ट होगा जीके का, टॉपिक वाइज प्लस सेक्शन वाइज, वो आपका फ्री रहेगा। इसके साथ लगभग 1000 क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे और एक टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस मिल जाएगा आपको, जिसमें कि ढेर सारे जीके का आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो ये उन बच्चों के लिए जो कोर्स लेंगे। अब जो बच्चे नहीं ले रहे हैं, मान लीजिए सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनको कैसे प्रिपेयर करना है उनको भी मैं बताता हूँ। रीजनिंग है, इंग्लिश है, मैथ्स है। टॉपिक पता कीजिए कि आपके एग्ज़ाम में, IBPS के एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में। उन टॉपिक के वीडियोस यूट्यूब पर सर्च करिए, जहां आपको लगता है कि सबसे बेस्ट कंटेंट दिया जा रहा है उनके आप वीडियोस देखना शुरू करिए। एक टीचर को फॉलो करिएगा, ऐसा नहीं कि एक लेक्चर किसी और टीचर का ले लिए, एक लेक्चर किसी और टीचर का ले लिए। किसी भी एक टीचर को अच्छे से फॉलो करिए, उनके सारे लेक्चर्स ले लीजिए, क्योंकि सबका पढ़ाने का अपना अपना स्टाइल होता है, अपने टेक्निक, अपने ट्रिक्स होते हैं। तो उनके सारे लेक्चर्स को आप फॉलो करिए। रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स को आप इस तरीके से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा आपका बच गया जीके। तो जीके के लिए आपके पास मार्केट में जितने भी बुक अवेलेबल है उसमें से कोई भी एक बुक आप उठा लीजिए। बहुत सारे बच्चे लूसेंट ले लेते हैं, बहुत सारे बच्चे अरिहंत का लेते हैं। जो भी बुक आपके पास अवेलेबल होता है आप उसको ले लीजिए। लूसेंट थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, क्योंकि उसमें इतने सारे फैक्ट्स दे रखे हैं ना कि मुझे लगता है कि आपको वो कंप्लीट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसमें कहानी टाइप बना के पैराग्राफ टाइप समझाया, ऐसा नहीं है। तो फैक्चुअल पॉइंट वाइज लिखे हैं तो बच्चों को थोड़ा समझ में कम आता है, उसको रिटेन करना मुश्किल होता है। तो जो भी आपको अच्छा बुक लगता है, अगर आप लूसेंट सही लगता है, आपके लिए ठीक है तो आप उसको पढ़ सकते हैं। नहीं तो कोई भी बुक आप जो फॉलो कर रहे हैं उसको आप फॉलो कर सकते हैं जीके के लिए। बस ध्यान रखिएगा कि जैसा मैंने सिलेबस बताया, जैसा स्ट्रैटेजी बताया, उसके अकॉर्डिंग ही चलिए। जो आपके नोटिफिकेशन में सिलेबस मेंशन है उसके अकॉर्डिंग चलिए। जीके की भी बात हो गई। अब एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर के लिए जो स्टैंडर्ड बुक है उसमें से जितने सिलेबस में चीज़ें मेंशन है, जितना स्ट्रैटेजी वीडियो में मैंने अभी आपको बता दिया, वो सारा चीज़ कवर कर लीजिए। कहीं से भी पढ़िए, अपने नोट्स बनाने की भी कोशिश करिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको कहीं ना कहीं लिखा करिए, ठीक है। अब इसके बाद आपका एग्रीकल्चर हो गया। बोटनी, जूलॉजी की बात करें तो आप 12th लेवल की जो NCERT आती है, आप 12th लेवल के NCERT से पूरा एक एक चीज़ जो भी आपके सिलेबस में मेंशन है उसको पढ़िए। जो चीज़ें मेंशन नहीं है उसको मत पढ़िए, यानी जो आपके सिलेबस का पार्ट है उसको कवर कीजिए, जो नहीं है पार्ट उसको चुपचाप आप छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर आपके पास इससे कोई हाई लेवल की बुक अवेलेबल हो जाए, जैसे कुछ बच्चे होंगे यहाँ पर जिन्होंने प्री मेडिकल वगैरह की तैयारी अपने टाइम पे की होगी, तो जैसे आपके पास होता है ना एलन का मॉड्यूल है या आकाश का मॉड्यूल है, इस तरीके का अगर मॉड्यूल्स अगर आपके पास अवेलेबल है तो NCERT को साइड कर दीजिए, आप ब्लाइंडली उस मॉड्यूल को फॉलो करिए, ठीक है। थोड़ा सा लेवल अपग्रेड करिएगा। NCERT ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, NCERT से भी क्वेश्चन रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, लेकिन लीड लेने के लिए थोड़ा सा हाई लेवल पे जाना पड़ेगा। तो अगर आपके पास मॉड्यूल है, NCERT एकदम साइड कर दीजिए और मॉड्यूल पढ़ लीजिए, ठीक है। तो जिसके पास जिस तरीके का रिसोर्स अवेलेबल है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करिए। कोई रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, डोंट वरी, मैं अवेलेबल करवा दूंगा। 2 दिन का समय दीजिए, 2 दिन बाद वो लॉन्च हो जाएगा। वहाँ से आप आराम से पढ़ सकते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, मैसेज कर दीजिएगा टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पे, जब फ्री होंगे रिप्लाई दे देंगे। बाकी चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मुझे लगता है कि एक एक सब्जेक्ट में मैंने सारा चीज़ यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। फिर भी कोई चीज़ अगर रह रहा होगा, मुझे टाइम टू टाइम लगेगा कि मुझे और भी आपको गाइड करना है, मैं इस पर और भी वीडियो आपको बनाऊंगा। FCI पे मैं गाइडेंस के 2-3 और वीडियो बनाऊंगा, जिससे चीज़ें आपके सामने और भी थोड़ा सा
क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट अपडेट में।